लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गांग यू सिंका को जान से मारने वाला होता है, पर तभी वहां पर किंगस्टन आकर उसकी जान बचा लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए सिंका कैनिस और गाटो के संग वहां से भाग जाती है और वहीं यूटोरिटी मोरिस को जान से मार देता है। मोरिस बताती है कि उसके साथ साथ टीचर और बच्चे भी सैक्रिफाइस हो जाएंगे। तेलुम ऑर्फनेज में से बच्चों को सिलेक्ट करके अपने बनाए हुए स्कूल में एडमिट किया करती थी। वो उन्हीं बच्चों को सिलेक्ट किया करती थी जिनके पास एबिलिटीज होती थी, ताकि वो उन्हें मैनिपुलेट करके खुद के लिए यूज कर सके। वो अपने स्कूल में बच्चों का स्वागत करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ, आने वाले समय में मैं इस वर्ल्ड की क्वीन बनूंगी और तुम सब मेरे लॉयल सोल्जर बनोगे। इस स्कूल में तुम्हें एक लॉयल सोल्जर बनना सिखाया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि तुम सब अपनी क्लास में पूरा ध्यान दोगे। मोरिस और बाकी बच्चों ने कई साल तक तेलुम से क्लासेस ली, जिसमें उन्हें अपनी एबिलिटीज से कैसे लोगों को मारा जाए के साथ साथ कई चीजें सिखाई गई। इन सालों में तेलुम ने बच्चों को ब्रेन वॉश कर दिया। सब बच्चों में से मोरिस ने सबसे पहले अपनी एबिलिटीज को सही से यूज करना सीख लिया। तेलुम उसे सपोर्ट करने लगी और उसने उसे क्लास मॉनिटर बना दिया। मॉनिटर बन जाने के कारण मोरिस को तेलुम के बिहाफ पर बच्चों को पनिश करने की पावर मिल गई। मोरिस सबसे ज्यादा तेलुम की बात मानती थी। एक दिन तेलुम मोरिस से पूछती है कि मॉनिटर बन के तुम्हें कैसा लग रहा है। मोरिस बताती है कि जब मैं बच्चों को पनिश करती हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा और अजीब महसूस होता है, पर मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है। ये सुनकर तेलुम मोरिस से पूछती है कि क्या तुम्हें कीड़े पसंद है। मोरिस कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो उन्हें हेट करती है। तेलुम कहती है कि यही जब लोग अपने से नीचे किसी को देखते हैं तो वो उन्हें हेट करता है। जो तुम महसूस कर रही हो वो बहुत ही नॉर्मल है। समय के साथ साथ तुम्हें ऐसा महसूस होना बंद हो जाएगा। तो मोरिस, तुम अपने काम पर फोकस करती रहो। मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें मॉनिटर बनाकर अच्छा काम किया है। उसके बाद भी मोरिस को बच्चों को पनिश करते हुए वैसा ही महसूस होता था, पर जैसा कि तेलुम ने बताया था कि समय के साथ उसे उसकी आदत पड़ गई। बच्चे क्लास में बैठे हैं। तेलुम कहती है कि तुम्हें स्कूल ज्वाइन करे बहुत समय हो गया है। अगले साल तुम सब बालिग हो जाओगे और मैं इस वर्ल्ड की क्वीन बनूंगी। और इस तरह से तेलुम का प्लान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। पर इसी बीच एक इंसिडेंट होता है। उस समय के स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ क्लर्क और हीलो उन पर अटैक कर देते हैं। क्लर्क हीलो से कहता है कि क्या कहा, तुम इसे एक अटैक में डिफीट नहीं कर सकते। लगता है कि कल रात तुम कुछ ज्यादा ही थक गई। वो हीलो को गले से लगाते हुए कहता है कि आज रात हम रेस्ट करेंगे। हीलो कहती है कि वो तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। ये दो वही डुओ है जिनको किंगस्टन ने डिफीट किया था। क्लर्क और हीलो तेलुम को भी जान से मार देते हैं। क्लर्क अपनी पावर से तेलुम के सीने में गड्ढा करते हुए कहता है कि ये वुमेन तो बहुत कमजोर निकली। मिस्टर यूटोरिटी ने बताया था कि हमें इस वुमेन से सावधान रहना है। हीलो कहते हैं कि लगता है कि हम कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। क्लर्क कहता है कि पर किसने सोचा था कि ये वुमेन खुद का स्कूल खोलेगी और इसमें बच्चों को अपने ड्रीम के लिए यूज करेगी। हीलो पूछते है कि क्या हमें स्कूल जाना चाहिए। क्लर्क कहता है कि जरूरत तो नहीं लगती। हीलो कहते हैं कि अगर हम स्कूल नहीं गए तो यूटोरिटी बात का पतंगड़ बनाएगा। ये सुनकर क्लर्क कहता है कि ठीक है, तो फिर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं। क्लर्क तेलुम की डेड बॉडी को दिखाते हुए कहता है कि आज से इस स्कूल को बंद किया जाता है। स्टूडेंट्स ये देखकर घबरा जाते हैं। वो सारे मिलकर क्लर्क और हीलो पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। हीलो एक चुटकी मारती है और वो सारे स्टूडेंट्स को दूर फेंक देती है। वो सारे स्टूडेंट्स जमीन पर जा गिरते हैं। क्लर्क कहता है कि इस वुमन ने इन बच्चों को अच्छा सिखाया है। हीलो कहती है कि क्या इन्हें अपने संग ले जाना ठीक रहेगा। क्लर्क कहता है कि इन्हें सोसाइटी में ब्लेंड करने के लिए एजुकेट करना होगा, जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा और एजुकेशन पाने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि ये लोगों को जान से नहीं मारेगी। ये एक टाइम बॉम्ब के समान है, किसी को भी नहीं पता कि ये कब फट सकते हैं। हीरो कहती है कि पर इन्होंने अभी तक किसी की जान नहीं ली है। क्लर्क कहता है कि क्या हमें इसका इंतजार करना होगा कि कब ये जान ले और कब हम इन्हें मारे। ये तो बड़ी सिरदर्दी है। ये लोग कहते हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम को फेस करने से अच्छा है कि हम प्रॉब्लम की जड़ को अभी खत्म कर दे। ये ब्रेन वॉश्ड है, इनकी दुनिया हमसे बहुत अलग है। ये बड़े होकर विलन्स बनेगी, इन्हें यहाँ मारना ही ठीक होगा। स्टूडेंट्स खड़े होने लगते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम इन्हें अभी मार देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। वो क्लर्क से कहते हैं कि रात के लिए अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखना। क्लर्क कहता है कि ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। क्लर्क स्टूडेंट्स को मारने लगता है। एक स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तो यहाँ पर बस क्लासेस ले रहे थे। क्लर्क बताता है कि तुम बहुत खतरनाक हो, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने एक ऑर्फनेज में छोड़ दिया और इसके बाद तुम्हें एक विलन ने अपने मकसद के लिए पाला और तुम्हें अपनी जिंदगी में एक ही चीज आती है कि लोगों को कैसे मारे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत खतरनाक है। स्टूडेंट्स उससे माफी मांगती है। क्लर्क बताता है कि तुम्हारी गलती यह है कि तुमने यहाँ जन्म लिया। क्लर्क उसे मारते हुए कहता है, उम्मीद है कि तुम अगले जन्म अच्छे पेरेंट्स के घर पैदा
होगी। क्लर्क बाकी स्टूडेंट्स को मारने लगता है और वहीं हीलो इनका खून खराबा देखकर एक्साइटेड होने लगती है। क्लर्क ने सारे स्टूडेंट्स को मार दिया है, वो मॉरिस को भी मारने वाला होता है। तभी हीलो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि मैं और नहीं रुक सकती। क्लर्क कहता है कि इस लड़की को मारने के बाद हम, तभी हीलो बीच में कहती है कि नहीं, हमें इसे जिंदा छोड़ देना चाहिए। वो बताती है कि इस सिचुएशन ने मुझे बहुत एक्साइटेड कर दिया है। स्टूडेंट्स की लाशों से भरी क्लासरूम और उनमें से एक स्टूडेंट अपनी जान बचाकर भाग रही है। क्या तुम्हें ये सीन एक्साइटेड नहीं कर रहा? क्लर्क उसे देखते हुए कहता है कि तुम भी ना। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और वहीं मोरिस अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। और इस तरह से ही सिर्फ मोरिस वहां से बच पाती है। वो हाफने लगती है, इसके बाद वो उल्टी करती है। इसके बाद वो कई समय तक बिना किसी सहारे और घर के एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही। तभी वो एक आवाज सुनती है कि क्या तुम तेलुम की स्टूडेंट हो? मेरे संग चलो और रेवोल्यूशन के लिए मेरे संग मिलकर फाइट करो। यह आवाज कराकस की है, जो कि उस समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन था। कराकस के अंडर मोरिस ने कई लोगों को जान से मारा। कुछ समय बाद किंगस्टन कराकस को मार देता है। कराकस के मर जाने के बाद मोरिस को तोमे द्वारा पकड़कर रुकुलस प्रिजन में भेज दिया जाता है। मोरिस प्रोफे को बताती है कि जो भी मैंने अपनी जिंदगी में सीखा, इतना सब कुछ जानने के बाद वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मुझे बता रहे हो कि मैं गलत थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक्सेप्ट करोगी? वो सिंका को याद करती है। सिंका उसे बताती है कि मोरिस तुम गलत नहीं हो, ये वर्ल्ड गलत है। मेरे क्वीन बन जाने के बाद मैं इस वर्ल्ड को चेंज कर दूंगी और फिर तुम इस वर्ल्ड में आसानी से जी सकोगी। क्या तुम मेरी वैसल बनोगी? मोरिस कहती है कि बताओ मुझे प्रोफे, जैसा कि यूटोरिटी और बाकी लोगों ने मुझे बताया, क्या मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था? प्रोफे कहता है कि मोरिस इस वर्ल्ड में किसी को भी पैदा नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे संग बहुत बुरा हुआ है, मैं समझ सकता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें तुम्हारे क्राइम की सजा ना दी जाए और तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। प्रोफे कहता है कि मैं तुम्हारे संग चलूंगा। एज ए टीचर मैं तुम्हें कंसोल करूंगा और तुम्हारे क्राइम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। क्या तुम हम दोनों को बच्चों से अलग कर सकती हो ताकि उन्हें ये देखना ना पड़े? बस यही मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है। मोरिस चिल्लाने लगती है कि चुप हो जाओ, प्रोफे के सिर के ऊपर ब्लेड है। वो बच्चों को कहता है कि तुम दूसरी ओर देखो, ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं तुम्हारा टीचर बना। बच्चे रोने लगते हैं। मोरिस ब्लेड को गिराती है। प्रोफे मरने के लिए तैयार है, ब्लेड गिर जाता है, पर मोरिस प्रोफे को नहीं मारती। वो अकेले ही मरना पसंद करती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति मुझे मरते दम तक फॉलो करे, क्योंकि मैं पहले ही समझ गई थी कि मैं गलत हूँ। बस मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी। मेरे फ्रेंड्स को पनिश करने के बाद मुझे बहुत बुरा महसूस होता था। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि हम सब ठीक है, अगर तुमने हमें पनिश नहीं किया तो तुम्हें टीचर तेलूम की डांट सुननी पड़ेगी, हम सब ठीक है। मोरिस बताती है कि मेरे फ्रेंड के खून में खुद की छवि को देखकर मुझे नफरत होती थी। वो याद करते हैं कि टोमे उसे बताती है कि तुम दूसरों की पपिट नहीं हो। वो बताती है कि जब मैंने अपनी छवि उसकी आंखों में देखी तो मुझे खुद से नफरत हुई। प्रिजन में ऑफिसर होंग उससे मिलने आती है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है। वो मोरिस से पूछती है कि तुम्हें परेशानी तो नहीं हो रही? मोरिस बताती है कि अपने सेल में उस सूप में अपनी छवि को देखकर मुझे खुद से नफरत हुई। यह बहुत पेनफुल था और इसलिए ही मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी। मैंने खुद को बताया कि मुझे खुद से नफरत नहीं है और जो भी मैंने सीखा है वो गलत नहीं है। मैं नहीं बल्कि ये वर्ल्ड गलत है, और ये बिलीव करते हुए मैं अपनी जिंदगी जीती रही। वो बच्चों को प्रोफे के संग खुश होते हुए देखती है। वो मरते हुए कहती है कि सीरियसली मैंने बहुत ही घटिया जिंदगी जी। और वहीं दूसरी ओर गांग्यू किंगस्टन से फाइट कर रहा है। गांग्यू उसमें एक पंच मारता है। किंगस्टन उसके पंच को हाथ से पकड़ते हुए कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि तुम उस लड़के को प्रिजन में नहीं मार सके, और या फिर इसलिए कि वो लड़की भी तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गई। अगर तुम स्ट्रॉन्ग होते तो तुम्हारे संग ऐसा कभी नहीं होता। गांग्यू पंच मारते हुए चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। किंगस्टन बताता है कि मेरे ऊपर चिल्लाने से सिचुएशन चेंज नहीं होने वाली। अगर तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो ना ही तुम उस लड़की को मार पाओगे और ना ही उस लड़के को। असल में प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। अगर तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग होते तो तुम मुझे इग्नोर करके उस लड़की को मार चुके होते। इस फैक्ट को एक्सेप्ट ना करने की वजह से ही तुम गुस्से में हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद पे ही गुस्सा हो क्योंकि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि तुम कमजोर हो? ये सुनकर गांग्यू इरिटेट हो जाता है। किंगस्टन कहता है कि लगता है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम अच्छे से जानते हो, पर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये एक्सेप्ट करना कि तुम कमजोर हो ये आसान बात नहीं है, पर तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। ये कमजोरी तुम्हारा ही हिस्सा है और तुम इसे एक्सेप्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे तुम अपने गोल को अचीव कर सकते हो। किंगस्टन कहता है कि मैं तुमसे फिर दोबारा पूछता हूँ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? गांग्यू अपने फ्रेंड को याद करता है। वो मांगो के स्टूडेंट्स और अपने ब्रदर को याद करता है जो कि अब मारे जा चुके हैं।
इससे वो और गुस्से से भर जाता है। वो किंगस्टन पर अटैक करते हुए चिल्लाता है कि चुप हो जाओ। किंगस्टन अपना पंच बनाते हुए कहता है कि यही रीजन है जिसने तुम्हें पागल कर रखा है। वो गांग्यू में एक पंच मारता है और उसे जमीन में घुसेड़ देता है। गांग्यू को अपना ब्रदर याद आता है। वो जमीन पर पड़ा हुआ है। वो डिफीट हो गया है। किंगस्टन स्माइल करते हुए कहता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम शांत हो गए? गांग्यू उसकी ओर देखता है। वो इरिटेट होते हुए पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। किंगस्टन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि इसका आंसर तुम्हें पहले ही पता है। गांग्यू उसके हाथ को पकड़ता है और वहीं दूसरी ओर सिंह का पोर्टल ओपन करके बाकी विलन्स को वापस बुलाने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, पर हमें अचानक से वापस क्यों बुलाया जा रहा है? जुयंग कहता है कि हम सिर्फ ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो एक लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इतनी आसानी से खत्म होने वाली है। वो लड़की एक हीरो है, उसका नाम मियन जी है। ये एक स्पेशल टाइप यूजर है। और वहीं दूसरी ओर लिपुस स्वीड से फाइट कर रही है। तब यह स्वीड के पीछे से एक पोर्टल खुलता है। सिंका उसे बताती है कि पोर्टल ओपन है, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? स्वीड कहता है कि मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तभी सिंका उसे गुस्से से कहती है कि अभी के अभी वापस आओ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और ऐसे सिंका का इन्विटेशन इंसिडेंट खत्म होता है। गांग्यू से हाथ मिलाने के बाद किंगस्टन वर्ल्ड गवर्नमेंट से मिलने की रिक्वेस्ट करता है। वो वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के सामने खड़ा है। वो कहता है कि अब समझ में आया कि मैं तुम सबसे बिना रेस्ट्रिक्शन के कैसे मिल पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो कई फेमिलियर फेसेस है। गोयरा कहता है कि तुमसे मिले तो बहुत समय हो गया किंगस्टन। और वहीं बोड़ा कहता है कि तो क्या हाल है तुम्हारे? किंगस्टन कहता है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए, तुम तो बहुत ही लालची हो। गोयरा कहता है कि तुम्हारी डिमांड सुनने के बाद हमें नहीं लगता कि हम तुम्हारे जितने लालची है। बोड़ा हंसते हुए कहता है कि तुमने सही कहा। तभी वर्ल्ड प्रेसिडेंट बेजिट पूछता है कि तुमने हमसे मीटिंग की रिक्वेस्ट क्यों की? किंगस्टन कहता है कि तो तुम प्रेसिडेंट हो, तुम तो बहुत जवान हो। मैं यहाँ बातचीत नहीं करने आया, बल्कि ये बताने आया हूँ कि आज से गांग्यू सीओ मेरा स्टूडेंट है। तुम लोग मेरे रास्ते में मत आना। ये कहकर किंगस्टन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेजिट किंगस्टन के प्रपोजल के लिए एक वोटिंग करता है। क्रम, बोड़ा, गोयरा और आयनहाइट इसके विरुद्ध होता है और वहीं अकेला यूटोरिटी किंगस्टन की बात से सहमत होता है और हमेशा की तरह एल जियाडो न्यूट्रल रहता है। यूटोरिटी चिल्लाता है कि तुम सब इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? हमें इतनी बड़ी हेल्प मिल रही है और तुम सब इसे मना कर रहे हो। स्पेशली क्रम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसके विरुद्ध कैसे हो। क्रम कहती है कि वो एक क्रिमिनल है और हम क्रिमिनल की डिमांड नहीं मांगते। मैं तो किंगस्टन से मीटिंग के लिए भी राजी नहीं थी और तुम ही तो कह रहे थे कि किंगस्टन एक क्रिमिनल है जिसे एग्जीक्यूट करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अगर वो इतना डेंजरस है तो उस पर हम भरोसा क्यों करें? यूटोरिटी चिल्लाता है कि क्या तुम्हें नहीं दिखता कि सिचुएशन चेंज हो गई है? बेजिट अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। वो सोचता है कि मैं गलत टाइम पर वर्ल्ड प्रेसिडेंट बन गया और वहीं दूसरी ओर सिंका को भी नहीं पता कि अब वो आगे क्या करे। वो सोचती है कि मुझे लगा था कि वो ओल्ड मैन बढ़ती उम्र के कारण कमजोर हो गया होगा, पर क्या वो सही में कमजोर हुआ है? अगर वो अभी इतना स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने प्राइम पर कितना स्ट्रॉन्ग रहा होगा। ये तो मेरे प्लान को बर्बाद कर देगा। तभी पीछे से होंग उसे आवाज लगाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ नहाना चाहती हो। गांग्यू को डिफीट करने के लिए क्या ऐसा करना जरूरी है? सिंका कहती है कि ऑफ कोर्स, बड़े होने के लिए तुम्हें इस प्रोसेस से गुजरना होगा। वो सोचती है कि नहीं, मेरा प्लान बर्बाद नहीं होगा। मेरे पास होंग है। वो हीरो, ट्रैपियर और अहोरा को याद करते हुए सोचती है कि और यही नहीं, मेरे पास कई हुक्म के एक है, समय सब कुछ ठीक कर देगा। सिंका ने होंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया है। होंग कहता है कि मुझे सांस नहीं आ रही। इसके बाद हीरो एसोसिएशन में थर्ड जनरेशन के इक्वालिटी मेंबर्स के लिए मीटिंग कंडक्ट होती है। एक तरफ यूटोरिटी और उसके मेंबर्स है और दूसरी तरफ बाकी हीरोज के संग मियंजी खड़ी है। लिपुस, जो कि अभी टेम्पररी हीरो एसोसिएशन लीडर है, वो बताते हैं कि हम यहाँ पर इक्वालिटी टीम की थर्ड जनरेशन को इलेक्ट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो चलो मीटिंग शुरू करते हैं। लिपुस बताती है कि रूल के अकॉर्डिंग एसोसिएशन चेयरमैन 5 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेगा। सिलेक्शन के बाद गवर्नमेंट हर एक कैंडिडेट को इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन हो जाने के बाद हीरोज में वोटिंग होगी। अगर 2/3 हीरो इससे एग्री करते हैं तो उन कैंडिडेट्स को इक्वालिटी के मेंबर्स के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लिपुस बताती है कि मैं इन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही हूँ। वो एज अ टेम्पररी एसोसिएशन चेयरमैन कैंडिडेट सिलेक्ट करने वाली होती है। तभी यूटोरिटी कहता है कि तुम्हें कैंडिडेट सिलेक्ट करने को किसने अलाउ किया? तुम एक टेम्पररी चेयरमैन हो।
लिपुस कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अपने हीरो होने की क्वालिफिकेशन खो दी है। ऑटोरिटी बताता है कि मैं यहाँ एज अ पार्टी लीडर इस मीटिंग को ऑब्जर्व करने आया हूँ। लिपुस कहती है कि अगर ऐसा है तो एक ऑब्जर्वर की तरह शांत रहो, तुम्हारे पास एसोसिएशन के मामले में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ऑटोरिटी कहता है कि मैं फिर से बतला दूं, मैं तुम्हें एज एसोसिएशन चेयरमैन स्वीकार नहीं करता। लिपुस कहती है कि तुम्हारे स्वीकार करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है। तभी ऑटोरिटी कहता है कि अगर टेम्पररी एसोसिएशन लिपुस इक्वालिटी के कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करती है तो मेरी वर्ल्ड पार्टी इस डिसीजन को नहीं मानेगी। ये सुनकर लिपुस हैरान हो जाती है। ऑटोरिटी कहता है कि तुम ऑफिशियल एसोसिएशन चेयरमैन नहीं हो, तुम एक टेम्पररी चेयरमैन हो और इक्वालिटी मेंबर को सिलेक्ट करने का इतना बड़ा डिसीजन जिस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, वो डिसीजन किसी टेम्पररी चेयरमैन के हाथों नहीं सौंपना चाहिए। लिपुस कहती है कि क्या तुम्हें हमारी करंट सिचुएशन के बारे में नहीं पता, हमें जल्दी मेंबर्स को सिलेक्ट करने की जरूरत है ताकि हम जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल सके। ये सुनकर ऑटोरिटी कहता है कि क्या कहा, समस्या का समाधान? तुम्हारे मुंह से ये सुनकर मुझे हंसी आ रही है। क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने पोर्चुगल में क्या किया? तुम विलन्स को मारने के बजाय उसके संग घर घर खेलने लग गई। लिपुस कहती है कि जब तक तुम्हारा टारगेट ना मर जाए तब तक तुम्हें सारे एफर्ट्स खेल लगता है। मैंने सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दिया, जरा तुम खुद को देखो। मैंने सुना है कि तुमने चिल्ड्रंस को सैक्रिफाइस करने की कोशिश करी, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। ऑटोरिटी चिल्लाता है कि मैं क्यों बदलूं जबकि तुम्हें बदलने की जरूरत है। वो हीरो की ओर देखते हुए कहता है कि तुम सबको बदलने की जरूरत है। तुम पूछते हो कि मैंने पोर्चुगल में क्या किया। मैंने उस सिचुएशन को देखते हुए सही फैसला लिया और देखो एंड में किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। और तुम सैक्रिफाइस की बात करती हो, असल में क्रिमिनल्स के लिए तुम सारे मिलकर इस सोसाइटी को सैक्रिफाइस कर रहे हो। इस जनता के टैक्स का यूज करके तुम उन क्रिमिनल्स के सर पर छत प्रोवाइड कराते हो, तुम उन्हें रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करते हो। ये सब सिर्फ सुनने में ही अच्छा लगता है। तुम रिहेबिलिटेट के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? वो कभी चेंज नहीं होने वाले, वो सब गंदी नाली के कीड़े हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि प्रिजन से भाग जाने के बाद वो क्या कर रहे हैं? वो उस पागल लड़की के अंडर काम करते हुए फिर से लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तुम्हें पता चला कि सिचुएशन क्या है? तुम मागो की स्टूडेंट, तुम मेंबर को सिलेक्ट करके हीरो एसोसिएशन को रन करना चाहती हो। मुझे पता है कि तुम क्या करोगी, तुम ये बकवास करोगी कि हीरो को लोगों को जान से नहीं मारना चाहिए। तुम खुद को कंफर्ट देने के लिए ऐसी मौलिक बातें करोगी। लिपुस, बात तो यह है कि कोई भी तुम्हें हीरो एसोसिएशन चेयरमैन बनता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम हीरो एसोसिएशन चेयरमैन नहीं हो तो तुम बनने की कोशिश भी मत करो। लिपुस कहते हैं कि तो इसका मतलब अगर मैं हीरो एसोसिएशन चेयरमैन बन गई तो तुम स्टैंडर्ड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलोगे। ये सुनकर ऑटोरिटी कहता है कि तुमने ठीक कहा। लिपुस कहती है कि तो ठीक है, हीरो एसोसिएशन चेयरमैन के लिए वोट करता है। ऑटोरिटी कहता है कि क्यों नहीं, जनता को डिसाइड करने दो। लिपुस पब्लिक वोट के लिए मना करती है। वो कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसके लिए हीरोज को वोट करने दो, मेजोरिटी के द्वारा रिजल्ट को डिसाइड किया जाएगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? ऑटोरिटी कहता है कि क्या कहा, मेजोरिटी वोट? पर इन सारे हीरोज को तो रावसा ने छाटा था। ये सब रावसा और तुम्हारे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेगी, ऐसा करना पक्षपात होगा। ये सुनकर लिपुस कहती है कि तो फिर हम इक्वालिटी मेंबर के सिलेक्शन के मेथड को यूज करेंगे। अगर 2/3 हीरोज अग्री करते हैं तो मैं चेयरमैन बनूंगी। ऑटोरिटी इस बात की हामी भरता है। वोटिंग होती है और लिपुस को 2/3 वोट नहीं मिलते। लिपुस ये देखकर हैरान है, वो चेयरमैन बनने के लिए रिजेक्ट हो चुकी है। ये देखकर ऑटोरिटी कहता है कि लगता है कि तुम्हें जितने वोट मिलने चाहिए थे उतने वोट नहीं मिले। लगता है कि अब हमें एक नया चेयरमैन चुनना होगा। जैसा कि ऑटोरिटी ने बताया था कि इन सब हीरोज को रावसा ने चुना था, ये सब रावसा के फेवर में थे और इसी कारण लिपुस को इस रिजल्ट की उम्मीद नहीं थी। पर इस रिजल्ट के पीछे भी एक कारण है। रुकुलस प्रिजन इंसिडेंट होने के बाद ऑटोरिटी बाकी हीरो से जाकर मिलता है जैसे कि वो इसी दिन का इंतजार कर रहा हो। वो उनको इस मुद्दे पर अपने विचार बताता है। हालांकि सारे हीरोज ऑटोरिटी की बात से सहमत नहीं थे, पर उसने कुछ हीरोज को अपनी बातों से मना लिया और अपने पाले में कर लिया। और वो हीरोज जो ऑटोरिटी की बात से एग्री नहीं थे, उनका भी ये मानना था कि हीरो एसोसिएशन को एक चेयरमैन की सख्त जरूरत है। और यही नहीं, रावसा के पास कई सारी अचीवमेंट्स थी जिसके कारण वो अपने ओपिनियंस और पॉलिसी को सपोर्ट कर सकी। और वहीं लिपुस के पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वो हीरोज का ट्रस्ट गेन कर पाती। बाकी हीरोज का मानना था कि गांग्यो सीओ जो कि इक्वालिटी का मेंबर था, उसे रावसा की पोजीशन मिलनी चाहिए थी, पर चेयरमैन बनने के बजाय उसने खुद के रास्ते पर चलना सही समझा और इसी कारण हीरोज के ओपिनियन कई टुकड़ों में बढ़ गए। ऑटोरिटी हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारे साथियों को तुम्हारी एबिलिटी पर भरोसा नहीं है, अब तुम क्या करोगी?
लीपुस वोट की सलाह देती है। यूटोरिटी कहता है कि क्या तुम पब्लिक वोट करने को कह रही हो। लीपुस कहती है हमारे पास इतना टाइम नहीं है, मैं कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करूंगी और हीरोज मेजोरिटी वोट करेगी। यूटोरिटी उसे ऐसा करने को मना करता है। वो कहता है कि थर्ड हीरो एसोसिएशन चेयरमैन जिसकी तुम इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उसका कहना था कि हीरो एसोसिएशन चेयरमैन को पब्लिक वोट से डिसाइड किया जाएगा। उसने इमरजेंसी के टाइम में इसके लिए प्रावधान भी रखा है कि गवर्नमेंट को इलेक्शन के टाइम के पीरियड को कम करके इलेक्शन को जल्दी करना होगा। और तुम्हें तो ये पता ही होगा कि हीरो एसोसिएशन चेयरमैन की पोजीशन के लिए कोई भी फाइट कर सकता है, भले ही वो एसोसिएशन के मेंबर हो या नहीं हो। इस पॉलिसी को रावसा ने ही बनाया था। तो टेम्पररी चेयरमैन तुम क्या करने वाली हो? गवर्नमेंट को कहो कि वो जल्दी करे, बताओ उन्हें कि हम चेयरमैन को इलेक्ट करने वाले हैं ताकि हम इलेक्शन के पीरियड को डिसाइड कर सके। भले ही तुम एक टेम्पररी चेयरमैन हो, ये सारे काम करना तुम्हारी ही ड्यूटी है। यूटोरिटी वर्ल्ड पार्टी के लीडर की पोजीशन से हटकर हीरो एसोसिएशन की पोजीशन के लिए फाइट करने वाला है। अब ये देखना होगा कि यूटोरिटी और लीपुस में से कौन नेक्स्ट चेयरमैन बनेगा।